देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे आखिर कैसे सुलझेगा अफगानिस्तान का मसला। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद तमाम देशों की चिंताएं बढ़ गई है। काबुल पर कब्जे के एक हफ्ते बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। लोग दूसरे देशों की तरफ पलायन करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे डरे हुए हैं। भारत, अमेरिका अपने लोगों को स्वदेश लाने का अभियान चला रही हैं और ऐसे में वहीं पंजशीर में तालिबान को कड़ी टक्कर मिल रही है। कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और मसूद की टीम तालिबान से डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन तालिबानी आसान से हार मानेगा ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान का मसला कैसे सुलझेगा। यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायुक्ति कार्यालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। ऐसे में पड़ोसी देशों को शरणार्थियों के लिए सीमाएं खोल देनी चाहिए। हजारों अफगान तालिबान से भागने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अफगान सीमा पार कर पड़ोसी देशों में भी पहुंच सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि अधिकांश अफगान नागरिक फ्लाइट या सीमा पार कर देश नहीं छोड़ सकते हैं। जो लोग खतरे में हैं उनके पास बचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर आज G7 की बैठक भी होने जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह बैठक बुलाई है। बैठक वर्चुअल होगी। बैठक ब्रिटेन इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं यूएनएचआरसी की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में गंभीर मानवाधिकार चिंताओं को लेकर और इसको दूर करने के लिए भी सत्र बुलाया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान की ताकत का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है, लिहाजा भारत पूरे हालात पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। दरअसल तालिबान के हुकूमत में आने के बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी अगर परवान चढ़ गई तो भारत एक ही वक्त पर इन तीन ताकतों के साथ आखिर कैसे निपटेगा, ये अहम सवाल यहां पर बन जाता है। भारत ने पहले भी कभी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। दिसंबर 2000 आपको बता दें कि दिसंबर 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान का इन्हीं तालिबानियों ने अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे, तब पहली और आखिरी बार भारत ने तालिबान के कमांडरों के साथ औपचारिक बातचीत की थी। दरअसल उसके बाद से ही भारत ने हमेशा खुद को तालिबान से दूर रखा। ईरान के रिश्ते भी अमेरिका के साथ ठीक नहीं है और अमेरिका ने उस पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियों को अभी तक हटाया नहीं है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि जो भी तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है और बताया भी जा रहा है कि ये स्थिति अगर बनती है तो वो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। यही कारण है कि विदेश और सामरिक मामलों के अधिकांश विशेषज्ञों का जोर इस बात पर है कि मोदी सरकार को फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर ही अमल करना चाहिए। बहरहाल तालिबान पर भारत की क्या हो नीति, अफगानिस्तान के संकट का हल कैसे निकाला जाए, तालिबान पर क्या हो अमेरिका की भूमिका, G7 और UNHCR क्या रहेगा रुख, इन तमाम सवालों की हम पड़ताल करेंगे। तो मुद्दे में आज बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनजीत सिंह पुरी जी हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है, बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मनजीत जी आपसे है, सर किस तरह से इसे देखते हैं और क्या वाकई अब आपको लगता है कि भारत को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और जो अफगानिस्तान में फिलहाल हालात बने हुए हैं, कई वक्त बीत चुका है, कई दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं, अभी भी लोग उसी तरह से अफगानिस्तान से निकलने की सोच रहे हैं जैसा कि हमने पहले और दूसरे दिन देखा था। क्या लगता है कब ये सुलझेगा मसला?
चलिए मंजीव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गुरमीत जी, आप सवाल का जवाब दीजिए, कैसे दरअसल ये मसला सुलझेगा, क्या लगता है आपको? नेहा जी देखिए, सबसे पहले तो जो अफगानिस्तान के अंदर में चुनौती है इस वक्त में, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, क्राइसिस और क्यास है। और जो वहां संकट मंडरा रहा है वो पूरे अफगानिस्तान के लिए एक संकट का घड़ी है। और वहां पर हर कोई प्लान करना चाहता है और बाहर जाना चाहता है। ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट है, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक टेररिस्ट ग्रुप जिसने की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया है, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है। और मुख्यतः ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि पूरे विश्व को ये टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभी इतना समय भी नहीं निकला है, लेकिन अभी सुना है कि यूक्रेन का एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। अभी तो इसका इफेक्ट है बहुत जल्दी होने वाला है। और देखिए जिस प्रकार से जो हथियार है, जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो इस इलाके में फैलेंगे। और सबसे पहले तो फैलेंगे वो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर में जी जो टेररिस्ट आएंगे और जो टेररिस्ट ग्रुप का इजाफा होगा। देखिए कुछ गलत फहमियां, कुछ भ्रम, कुछ इल्यूजन और जो एम्बॉडलमेंट होगा ये टेररिस्ट ग्रुप का, ये अवश्य ही टेररिज्म के रूप में पूरे इलाके के लिए खतरा है। भारत के लिए भी अवश्य एक खतरा है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको अलर्टनेस से, हमको इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान पे पुख्ता नजर रखनी पड़ेगी। और देखिए भारत का जो रुख है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है इस विषय के ऊपर में, क्योंकि हमारा जो रुख है वो है कि जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के बरसात। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसको प्रोएक्टिव तरीके, जैसे बालाकोट टेररिस्ट हाइडआउट को, ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया था, जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है वो बहुत तगड़ा है। और हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में काउंटर टेररिज्म के मामले में सबसे पुख्ता है, सबसे एक्सपीरियंस है। ये पहले भी आए थे अफगानिस्तान से कुछ उस वक्त में तालिबान के लड़ाकू, पहले भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा तो एक बात पक्की है, क्योंकि इन सब चीजों का जो अफगानिस्तान में हुआ है, जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ है, इसके पीछे में पूर्णता पाकिस्तान था, पाकिस्तान आर्मी ऐसा ही थी। और सबसे पहला जो असर होने वाला है ये पाकिस्तान के ऊपर ही होने वाला है। जो आग लगेगी वो सबसे पहले पाकिस्तान पे लगेगी। मैं लेकिन इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने तालिबान ऑफेंसिव का साथ दिया, जिस प्रकार चाइना ने भी साथ दिया, और ये इनका असर उनके ऊपर भी पड़ने वाला है, कोई शक नहीं होना चाहिए। और 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे तालिबान ऑफेंसिव में, वो सभी अपने अपने जिस इलाके से भी आए हैं वो उस इलाके में इसी टेररिज्म को, इसी रेडिकलाइजेशन को, इसी सोच को, जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म की थॉट है, इसको लेके जाएंगे। तो अवश्य ये हम सब के लिए चुनौती है और भारत को इस चुनौती के लिए तैयार रहना, भारत को इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। मंजीव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि कई देश अगर तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति क्या भारत के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ा सकती है? मैं चाहता हूं कि वो हमारी तकनीकी कारण से ये कट गया था पहले। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। अफगानिस्तान काफी बड़ा कंट्री है, 50 मिलियन लोगों का कंट्री है, तो ये चीजें तो थोड़ा समय लगेगा। ये तो हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं जैसे आपने कहा, और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के लिए। अब वहां पर जो हुआ है 20 साल के बाद, जो वेस्टर्न अलायंस था वहां पर, वो जो वहां से चले गए, जिसको कहते हैं कि किस्म का जो जोड़ था जिसने उसको पकड़ा हुआ था वो सब हट गया। और अब ये चीज आई, हमारी जो हिस्ट्री है अफगानिस्तान के साथ, ये पुरानी जो हिस्ट्री, वो उसमें टेररिज्म बहुत बड़ा अहम होता है, इसलिए हमें सतर्क तो रहना ही मानना है कि ये जो तालिबान का वहां टेक ओवर हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ उनकी जो रिश्ते हैं और जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, इसमें एक जियोपॉलिटिकल इशू भी है। इसलिए भारत को सतर्कता सिर्फ टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म ग्रिड वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं
चाइना के वहां पर होने से, इसको भी देखने की जरूरत है। आपने सवाल किया मान्यता देने। देखिए, मैं तो उस जनरेशन का हूं जिन्होंने तालिबान की टेररिस्ट एक्ट इंडिया में खुद अपनी आंखों से देखा है और उसको यहाँ फील किया। जी। हम लोगों के लिए इस चीज को भूलना बहुत मुश्किल है। चाहे ये सच बात है कि कूटनीति में कई बार आपको उन सरकारों के साथ भी डील करना पड़ता है जिनके साथ आपकी बेस्ट जी, जी। रिलेशन ना हो, जिनकी तौर तरीके आपको ना पसंद करें, लेकिन डील करना और मान्यता देना परहैप्स डिफरेंट मामले हैं। मैं कहता हूं डील तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो रियलिटी है। वहां पर अफगानिस्तान की सरकार उनकी बनने वाली है, इसमें उसके साथ हमें जरूर कोई ना कोई लाइन खुली रखनी चाहिए। लेकिन मान्यता ये एक और किस्म का मुद्दा है, और इसको जरा देख के समझ के अच्छी तरह परख के फिर ही आगे जाना चाहिए। अभी तक जो सरकार की नीति रही है और जो रणनीति रही है, मोदी सरकार को क्या फिलहाल उसी नीति पर आगे बढ़ना चाहिए, वेट एंड वॉच की नीति पर अमल करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियों की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है, और अगर हाँ तो वो कैसे? मंजीव जी, मुझसे पूछा। अच्छा, देखिए, मैं मानता हूं कि पहली सबसे चीज जो देश वहां पर परहैप्स पाकिस्तान को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो कंट्री जिसके सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ये मानिएगा कि ये जो विड्रॉल हो रहा है इसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान की बातचीत चल रही है, कुछ खुलेआम, कुछ दोहा में, कुछ बिहाइंड द सीन्स। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका के साथ वो बड़े यूजफुल हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कैलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि स्थिति ऐसी, जियोपॉलिटिक्स ऐसा है कि थोड़े ही दिनों में अमेरिका और जो वेस्टर्न अलायंस है अपने जो इवैक्यूएशन वगैरह करके वो तो हट जाएंगे, और उनके लिए बहुत बड़ा समुंदर है अटलांटिक ओशन, उसके पीछे जाएंगे। हमारे लिए ये बिल्कुल रीजन है जिसकी जियोपॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत ही इंटरनलाइज्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूं कि हमको हमारे जो रिश्ते हैं रूस, ईरान, गल्फ कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनको भी एक्टिवेट करना चाहिए ताकि तालिबान को 2-3 किस्मों के बड़े क्लियर मैसेजेस मिले। एक मैसेज कि देखिए, आपने सरकार तो संभाल ली है, लेकिन सरकार को बिल्कुल उन ढंगों के साथ चलना पड़ेगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड तरीके। दूसरा, आतंकवाद का इसमें बिल्कुल कहीं जगह नहीं है, और आप बिल्कुल इंश्योर करिए कि आपकी धरती इस पे कहीं ना यूज हो। एक और पहलू मेरी तरफ से आपके दर्शकों के लिए और मैं कहता हूं, भारत आज संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति पे, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, और इस साल तो उसकी एक कमेटी है, तालिबान सैंक्शंस कमेटी, उसके हम चेयर हैं। तो ये सब इश्यूज हैं जिनके थ्रू दबाव बनाया जा सकता है, और तालिबान को भी ये संकेत दिया जा सकता है कि देखिएगा, सत्ता आपने ले ली या सत्ता आपकी हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये वो 20 साल पुराना समय नहीं है। आप जरूर उस तरीके से रहिएगा जो तरीका ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, और आतंकवाद से तो बिल्कुल ही दूर रहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। G7 की आज बैठक भी है सर, क्या लगता है कि इस बैठक से क्या समस्या का समाधान निकलेगा, और क्या जो तमाम और देश है वो भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त करेंगे? क्या कुछ रह सकता है इस बैठक के दौरान? अगर हम देखें G7 में क्या मुद्दे होंगे, तो सबसे पहला मुद्दा है कि किस प्रकार से इवैक्यूएशन करना है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि क्या जो पहले की निर्धारित तिथि थी 31 अगस्त, तब तक पूरी इवैक्यूएशन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो खबरें आ रही है इस प्रकार है कि तालिबान ने बहुत क्लियर स्पष्टों में कहा है, उन्होंने कि ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये एक अमेरिका के लिए और जो नेटो देश है उनके लिए एक चुनौती बन गई है कि क्या अगर इवैक्यूएशन कंप्लीट नहीं हुई तो क्या किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि ये जो तालिबान की सरकार बना रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ऑफेंसिव किया है, जो अभी का संकट अफगानिस्तान के ऊपर में है, जो अफगानिस्तान की अवाम और मुख्यतः जो महिलाओं और बच्चियों के ऊपर में अभी एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन के केस बढ़ेंगे, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि उनकी जो सरकार है उसको मान्यता दी जाए कि ना दी जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि ना रिकॉग्नाइज किया जाए, ये तीन मुख्य हैं। लेकिन मेरी नजर के अंदर में एक बात है कि अमेरिका G7 कंट्रीज को अभी भी ये चीज का ऊपर में डिस्कशन करनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे में क्या, किसको ब्लेम करना चाहिए।
कौन जिम्मेवार है इन सब चीजों का? तो उसमें जो पाकिस्तान की भूमिका है, उसमें जो चाइना की भूमिका है, उसमें जो बाकी टेररिस्ट की ग्रुप की भूमिका है, लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये है कि टेररिज्म का जो गढ़ है, जब तक उससे नहीं निपटा जाएगा तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट रहने वाला है। गुरमीत जी, पहले अभी तो तालिबान फुल फॉर्म में भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही हम ये देख रहे हैं कि तमाम और देशों को वो एक धमकी भर दे रहा है, जैसे कि अमेरिका को कहता है कि अपनी सेना आप एयरपोर्ट से हटा लीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत खराब होगा। आप जो डेट दे रहे हैं वहां उस डेट तक हटा लीजिए, नहीं तो तारीख को एक्सटेंड भी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो धमकी है, क्या लगता है कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा क्या दूसरे देशों पर? पक्का ये पता चलता है कि तालिबान की सोच क्या है। एक तो अगर आप तालिबान की हिस्ट्री में जाएं तो 1996 से 2001 तक था, वो पता है कि वो किस प्रकार का काम करने वाले हैं, किस प्रकार से शरिया लॉ करने वाले हैं, किस प्रकार से जो महिलाओं के ऊपर में अत्याचार करने वाले हैं। ये जो उन्होंने धमकी दी है और जिस प्रकार से उन्होंने काबुल के अंदर में ऑलरेडी एक अपनी पकड़ बना ली है। अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, जो काबुल एयरपोर्ट है, जहां पर जो अमेरिकन आर्म फोर्सेस ने वो मिलिट्री बेस को पकड़ा हुआ है, यानी कि एयरपोर्ट को पकड़ा हुआ है और सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफेंड कर रहे हैं और वहां से आने जाने का जो हवाई जहाज है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी कंट्रोल है वहां पर, वो तालिबान के हाथ में है। बिल्कुल, तालिबान के हाथ में है। ठीक है मनजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, पंजशीर की जंग ने एक कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के जरिए की कहीं ना कहीं ये चाल चली है और ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है? नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, हम लोग बहुत बार कट रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। सॉरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर सवाल एक बार फिर दोहरा देती हूँ। सवाल यही है कि पंजशीर की अगर हम बात करें तो वहां पर अब जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो तालिबान है वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो क्या ये एक अमेरिका की चाल भी है कि यहाँ पर आपस में ही कहीं ना कहीं से फुटओवर की स्थिति पैदा कर दी जाए और एक ये रणनीति का हिस्सा हो सकती है क्या? देखिए नेहा जी, मेरा मानना यह है कि अमेरिका की रणनीति अभी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अफगानिस्तान से विड्रॉ करें। ये जो जैसे वो कह रहे हैं कि पुरानी वॉर हम नहीं आगे लड़ना चाहते, हम अपने सोल्जर्स वगैरह निकालना चाहते। देखिए जो पंजशीर की जो वैली है, जो अहमद शाह मसूद वगैरह है, जब ये 1996 के बाद जब इन लोगों ने तालिबान का विरोध किया तो इनके 3 सबसे बड़े सपोर्टर थे रशिया, ईरान और इंडिया। इसमें अमेरिका नहीं। अब किस किस्म की वो रन करना चाहते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी एथनिक डिविजन्स हैं अफगानिस्तान, और ये सिर्फ पश्तून बेस्ड सिचुएशन नहीं है। ये लोग जो हजाराज हैं, इनकी अपनी आइडियाज हैं, ये बहुत चीज है। अफगानिस्तान एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, उसकी जो एथनिक डिविजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ये सारी चीजें अमेरिका की कोई साजिश है, वो नहीं है। लेकिन ये नेचुरल आउटक्राई है जो एथनिक डिविजन है अफगानिस्तान। इसका ये मतलब ये है कि तालिबान का कंट्रोल नहीं हो सकता है जब तक कि और उनके जो पैटर्न है, चाहे पाकिस्तान में या चाइना जो पैटर्न है, जब तक वो लोग ना रियलाइज करें कि अफगानिस्तान की बहुत सारी एथनिसिटी है, सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। और इंक्लूजन ये बहुत ही, अभी तक तालिबान ने इसका कोई खास नजरिया नहीं दिखाई और ये पुरानी चीज दोबारा दोहराई। कैसे ये आगे जाता है ये मेरे को नहीं पता। सर इसमें यूएन की क्या भूमिका रह सकती है मनजीत जी? इसमें यूएन की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, इंटरनेशनली स्पेशली वेस्टर्न भूमिका से अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज को आप विड्रॉ करें। अब जितना भी वो और करें तो बिहाइंड द सीन, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उसको आगे भेजने के लिए आपको दुनिया की तरफ से भी तरफदारी मिलती। चाइना और रशिया भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरह रहे। तो क्या होता है, उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं, उन लोगों की भी लेजिटिमेसी थोड़ी बहुत तो ग्लोबल हाइट में बढ़ती। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस,
ये कौन करेगा? अफगानिस्तान की इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आए तो ये कैसे करेगा? पाकिस्तान तो चला। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा गुरमीत जी से है, आपसे सर मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि शरणार्थियों का मसला भी एक बड़ा मसला है और वहां से जब लोग निकलते हैं तो जाहिर तौर पर दूसरे देशों में शरण लेने की एक कोशिश भर उनकी रहती है। ऐसे में इस मसले को भी सुलझाने की जरूरत है, अगर हाँ तो कैसे? नेहा जी देखिए, ये सबसे बड़ा चुनौती है कि शरणार्थियों जो अभी अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, जो पहले भी पाकिस्तान के अंदर में तकरीबन 20 से 30 लाख शरणार्थी आए हुए थे अफगानिस्तान से और कई जगह में, विश्व के कई जगह में गए हैं। लेकिन जो अभी चुनौती है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि अभी पहले बात तो उनको वहां से निकालना, सेफली निकालना, बिकॉज जितने भी अभी अफगानिस्तान के अवाम है, स्पेशली जो वहां पर महिलाएं, उनको मालूम है कि उनके सामने में बहुत बड़ी चुनौती है। तो पूरे विश्व के लिए ये जिम्मेवारी बन जाती है कि किस प्रकार उनको प्रोटेक्शन और सेफ्टी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, उसमें सभी देश रेडी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि हम सबको निकालेंगे जो आना चाहते हैं। ये उनका एक नेशनल लेवल के ऊपर में, ये जो उनका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बिडेन, उन्होंने कहा है कि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कि सबकी मदद करेंगे। उसके अलावा जो भारत ने भी बहुत ही एक बाखूबी से जो प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, ना केवल भारतीय, ना केवल हिंदू और सिख, पर जो भी हमारे अफगान के बेहतर हैं जिनको वहां से निकालना है, वो हम उसमें मदद करेंगे। और देखिए, अभी अगर आज के दिन में आप दिल्ली में देखें, ये यूएनएचसीआर की जो ऑफिस है उसके बाहर में आज भी प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल मुश्किलें ज्यादा है सर, लेकिन ये मुश्किलें कैसे कम होगी और अफगानिस्तान का जो मसला है वो कैसे हल होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।